नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। जिस्म फव्वारा हुआ जा रहा था, पोर पोर से पानी रिस रहा था। आषाढ़ का सूरज आग फेंक रहा था। फेंकने वाले भी बदस्तूर फेंक रहे थे। बस फेंकने के लिए बने दरबार के पंखों ने ठंडी हवा फेंकना बंद कर दिया था। दरबार में पंखा झलने वाले कारिंदे, पानी पहुंचाने वाले भिश्ती सब नाकाम हो गए थे। पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। महाराज दरबार में बैठे तो थे, लेकिन आलमे बदहवासी ये कि महीनों हो गए थे संजय से कोई राब्ता न हुआ। संजय भी बस मौके की तलाश में थे। उनके खबरों का पिटारा क्षमता से अधिक भर चुका था। धृतराष्ट्र माथे से सरक कर दोनों आंखों के बीच रास्ता बनाते हुए नथुने पर आकर अटक गई पसीने की बूंद को पोंछते हुए बोले, संजय, इतनी तबाही, इतनी गर्मी, आर्यावर्त तो भट्ठी बन गया है। काफी दिनों से मौका तलाश रहे संजय ने बात लपक ली। उन्होंने कहा, कुछ खास तो जानकारी नहीं आई है महाराज, लेकिन जानकार बताते हैं कि सालों बाद इस लेवल की गर्मी पड़ी है। दिल्ली में कल 90 साल में पहली बार 1 जुलाई को सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। धृतराष्ट्र ने उसी बेचैनी की हालत में अगला सवाल उछाल दिया, और ये बारिश अभी तक क्यों नहीं आई? ये कैसा रामराज्य है जिसमें समय से बारिश तक नहीं हो रही? संजय ने मन को दबाकर कहा, वैसे तो मानसून पूरे देश में सही समय पर आने की बात थी, लेकिन हस्तिनापुर से इंद्रदेव ने नजरें टेढ़ी कर रखी हैं। यह सुनते ही धृतराष्ट्र की भ्रुकुटियां तन गई। उन्होंने पूछा, और डंकापति कहाँ हैं? डंकापति का नाम सुनते ही संजय के मुंह पर लालिमा फैल गई। चहकते हुए उन्होंने कहा, डंकापति रामराज्य का उत्सव मना रहे हैं। यूपी जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। धृतराष्ट्र को इस रामराज्य पर खुलासे की तलब हुई। उन्होंने कहा, थोड़ा विस्तार से समझाओ, शॉर्टकट में न निपटाओ। संजय ने कहा, सूबाए उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, और क्या खूब हुए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के राज्य में हुए कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। बिल्कुल वही रामराज्य योगीराज के रूप में उत्तर प्रदेश में उतर आया है। डंकापति उसी की बधाई देने में व्यस्त हैं। इतना कहकर संजय ने एक वृत्तचित्र धृतराष्ट्र के सामने चला दिया। इससे बात और उलझ गई। धृतराष्ट्र को समझ न आया कि यह किस प्रकार का रामराज्य है। उन्होंने तमतमा कर कहा, संजय, बुझनी मत बुझाओ। रामराज्य के नाम पर लाठीराज की कहानी बता रहे हो। संजय ने बात का सिरा खोलते हुए कहा, योगीराज ने जिला पंचायत अध्यक्ष का यज्ञ आयोजित किया था। 75 में 67 जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के चुन लिए गए। 21 निर्विरोध, यानी सामने से कोई चुनौती ही नहीं। जमकर दबंगई हुई। पुलिस प्रशासन को मिलिशिया बना दिया गया। विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को भागकर दूसरे राज्यों में छिपना पड़ा। जो पर्चा दाखिल करने पहुंचे उन्हें लतियाया जुतियाया गया। यहां तक कि विपक्षी प्रत्याशियों का पर्चा वापस करने के लिए फर्जी हरकारे भेज दिए गए। इस प्रकार योगी जी ने यह यज्ञ संपन्न किया। आप भी सुनिए। लास्ट ऑप्शन तो यही बचता है, ये साले तुम्हें जिला बदर कर दिया तो सारी सब कुछ कैंसिल करा दी, फिर कहाँ चले आ रहे हो? और डीएम साहब और जो एसपी साहिबा हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। शायद उन्हें जानकारी नहीं होगी। सामने वीडियो बन रहा है जिसमें ये बातें कर रहे हैं कि जो एक जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव जिसको जिला बदर कर रखा है, लेकिन हालांकि हाईकोर्ट ने उसे वोट डालने के लिए उसकी परमिशन दे रखी है, लेकिन उसके बाद भी जीवीएम साहब कह रहे हैं कि उसको जो है यहाँ पे आइए, थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर लेंगे और जो कैमरा खराब दिखा देंगे उसका यहाँ शांतिपात करेंगे। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये भाजपा पार्टी के जो है जो सदस्य जो अध्यक्ष है उसको अध्यक्ष बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो भाजपा पार्टी का प्रत्याशी है, और सपा को परेशान कर रहे हैं जानबूझकर। संजय ने आगे बताना शुरू किया, यही डंकापति का रामराज्य है। धृतराष्ट्र कुछ बोलने के हुए उससे पहले ही संजय फिर बोल पड़े। डंकापति के रामराज्य का फलसफा यही है, तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाऊं, तू मेरा पंथ मैं तेरा निराला।
योगीराज ने इस समस्त जूतम पैजार को आदरणीय डंकापति की लोक कल्याणकारी नीतियों का प्रतिफल बताया। सुशासन के प्रति जन विश्वास का यही प्रकटीकरण है और ये मेरे नहीं योगीराज के शब्द हैं। अब धृतराष्ट्र से चुप रहते नहीं बना, वो बोल पड़े, यह क्या अनर्थ हो रहा है। जाहिर है उनका मन अब राम राज्य से उचट चुका था। बात को बदलने की नीयत से वो बोले, जम्बूद्वीप की प्रजा के क्या हाल हैं? संजय ने कहा, प्रजा मस्त है महाराज। गाड़ी का तेल 100 पार, कड़ुआ तेल 200 पार, और कैसा राम राज्य चाहिए महाराज। धृतराष्ट्र ने झल्ला कर कहा, तुम क्या आज कबीरदास की उलटवासियां पढ़कर आए हो? संजय ने कहा, नहीं महाराज, मैं आज राम राज्य देख कर आया हूँ। रसोई गैस की कीमत, अमूल दूध की कीमत फिर से बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमत में आज 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। डीजल भी 18 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। महंगाई डायन फिर मार्केट में। धृतराष्ट्र बोल पड़े, इतनी महंगाई, तब तो जनता त्राहिमाम कर रही होगी, और डंकापति क्या कर रहे हैं? संजय बोले, डंकापति बधाई बटोरने में लगे हैं, क्योंकि जनता त्राहिमाम नहीं कर रही बल्कि खचिया भर भर कर बधाई दे रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र भावशून्य हो गए। उन्हें लगा कि यह क्या हो रहा है जम्बूद्वीप में, लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मुफ्त के टीके की बधाई डंकापति को दी जा सकती है तो महीना भर पहले मुफ्त में मारे गए लोगों की जवाबदेही भी डंकापति की क्यों नहीं होनी चाहिए? संजय ने कहा, तो फिर डंकापति कहें कि महाराज? वैसे यह अर्थशास्त्र का मामला है महाराज। डंकापति ने लोगों के पास इतना भर भर कर रुपया पहुंचा दिया है कि अब किसी को 100 रुपए के पेट्रोल और 200 रुपए के सरसों तेल से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको भी अर्थशास्त्र सीखना है तो डंकापति के एक शागिर्द हैं, उनसे मैं बात कर सकता हूँ। धृतराष्ट्र सकुचाते हुए बोले, ये कौन महाशय हुए? इस पर संजय ने तार बेतार संपर्क के जरिए कुछ जानकारियां निकाली और धृतराष्ट्र के सामने रख दी। लब्बो लुआब ये कि इस देश की जनता झंडूबाम है, लॉकडाउन में घरों में पड़ी रहती है, दिन रात खाती रहती है और महंगाई बढ़ाती रहती है। ये दाम बढ़े हैं, इसलिए मैंने कहा फूड इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा है और इसलिए थोड़े इस पे दाम बढ़े हैं। और ये सिंपली जो 2 वजह से बढ़ी है। देखिए, जब तेल चाय पत्ती दूध ये सब खाने पीने की चीज़ें, अगर लॉकडाउन भी तो आदमी खर्चा ये खाता पीता रहता है, इसका डिमांड रहता है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है उसमें जो है डिसरप्शन आया, इसके प्रोडक्शन में डिसरप्शन आया, इसके पैदावार में डिसरप्शन आया। इसलिए टेम्पररी, मेरा वर्ड है टेम्पररी, जो है ये थोड़े इसमें जो है प्राइसेस ऊपर गए। धृतराष्ट्र बेसाख्ता बोल पड़े, डंकापति ऐसे नगीने कहाँ से लाते हैं? संजय ने ज्ञानवर्धन किया, ये कोई चलते फिरते नगीने नहीं हैं, ये बेशकीमती नूर हैं, पेशे से बैंकर रहे हैं। सियासत में आने से पहले डॉयचे बैंक के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। आसमान छूती महंगाई की शिनाख्त इन्होंने लॉकडाउन में लोगों के ज़्यादा खान पान में की है। इसी तरह से इन्होंने डॉयचे बैंक को भी सफलता के शिखर पर पहुंचाया होगा। संजय ने अपनी बात जारी रखी, एक आध बातें आप भी जान लीजिए महाराज, राजकाज में सुभीता रहेगा। धृतराष्ट्र ने सकुचाते हुए कहा, वो क्या? संजय ने कहा, जनता जो कर रही है उसका एक खाका सामने आ चुका है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण भारत में लोगों के खान पान में 50% तक की कमी आ गई थी। लोगों ने संकट का मुकाबला पेट काट कर किया। यह सुनना था कि धृतराष्ट्र गुस्से से फुफकारते हुए उठे और दरबारी को समझ पाते उससे पहले ही पसीना पोंछते हुए वो अंतःपुर की ओर चल दिए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। बीते हफ्ते खबरिया चैनलों के संसार में एक बार फिर से वही चुटकुले गढ़े गए, एक बार फिर से वही जहालतें पेश की गई, एक बार फिर से हिंदू मुसलमान हुआ, एक बार फिर से चीन पाकिस्तान हुआ। लेकिन बीते हफ्ते तिहाड़ शिरोमणि ने एक नया चुटकुला पेश किया, तो इसी के मद्देनज़र हम आपके लिए इस हफ्ते लाए हैं। नमस्कार, डीएनए का डीएनए में आपका स्वागत है। और शुरू हो उससे पहले सबसे बड़ा वाला चुटकुला क्या है, आप खुद देखिए। हमारे जैसे पत्रकारों को तो न्यूयॉर्क टाइम्स में वैसे भी कभी नौकरी ना हमें करनी है, ना आगे चल के भविष्य में हमें वहाँ नौकरी चाहिए। बहुत सारे पत्रकार तो आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में लिखेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है उन्हें इस बात का लालच हो कि एक दिन उन्हें वहाँ काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरे जैसे लोग वहाँ कभी काम नहीं करेंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि न्यूयॉर्क टाइम्स हिंदी में भी प्रकाशित होता है। मतलब अगर सुधीर जी को न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करना है तो उसके लिए योग्यता तो दुरुस्त रखनी ही पड़ेगी। अरे सर, सुधीर जी एनवाईटी में काम करने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड है। तो वो कैसे?
कि अगर इन सारी खूबियों के साथ इस नौकरी के लिए अप्लाई करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में इससे पहले कोई अपराध कर चुका है या उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, यह बात आप ध्यान से सुनिएगा, अगर उसके ऊपर कोई अपराध का आरोप है या उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, तब भी यह अखबार उस व्यक्ति को नौकरी दे देगा। ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। बताइए, एनवाईटी ने सुधीर जी के लिए इतने साफ शब्दों में कारपेट बिछा रखा है और ये बिला वजह दूल्हे के फूफा हुए जा रहे हैं। डीएनए का डीएनए में अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बात आप पहले भी 1000 दफा देख और सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी आप तन और मन से इसे देखते हैं। तिहाड़ शिरोमणि लंबा वक्त पत्रकारिता में बिता चुके हैं। भले ही वो संकोच में कह रहे हों कि एनवाईटी में वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी ये वाली योग्यता उन्हें एनवाईटी में जॉब पाने के लिए सबसे मुफीद उम्मीदवार बनाती है। डीएनए का डीएनए में अब हम जो खबर देने जा रहे हैं वह कोई घोघा बसंत, तिहाड़ शिरोमणि या हुड़क-चुल्लू एंकर आपको नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में कम से कम नौकरियों के लिए विज्ञापन तो निकलता है। आप खोज खोज कर तबाह हो जाएंगे और पता नहीं कर पाएंगे कि सुधीर जी के संपादकत्व में जी न्यूज़ ने लीडरशिप की पोजीशन के लिए कब कोई विज्ञापन निकाला था। इनके यहाँ संविधान 22 पसेरी है, सबका मालिक एक है और सारी नियुक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर होती हैं। अब ज़रा ठहरिए, अभी चुटकुले ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि तिहाड़ शिरोमणि का यह पूरा शो ही चुटकुला था। उन्होंने कहा, इस अखबार में सिर्फ 33% कर्मचारी दूसरे रंगों के हैं, अश्वेत हैं, और इनमें भी सिर्फ 5% अश्वेत ही बड़े पदों पर हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो सुधीर जी की जुबान सिर्फ 33% कहते हुए लड़खड़ा गई। नहीं ध्यान दिया हो तो एक बार फिर से सुनिए। इस अखबार में सिर्फ 33% कर्मचारी दूसरे रंगों के हैं, अश्वेत हैं, और इनमें भी सिर्फ 5% अश्वेत ही बड़े पदों पर हैं। दरअसल यह लड़खड़ाहट उस एहसास की परिणति थी कि यह आंकड़ा तो सिर्फ लगाने लायक नहीं है। डीएनए का डीएनए में अब हम आपको न्यूयॉर्क टाइम्स या कुछ अन्य अमेरिकी मीडिया की ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानकर सुधीर चौधरी और तमाम भारतीय मीडिया का सिर झुक जाना चाहिए। यह जानने के बाद सुधीर चौधरी के इस ट्विस्टेड प्रोपेगेंडा का सच जानने में आपको भी थोड़ी आसानी होगी। 1978 से ही अमेरिका के तमाम अखबार और खबरिया चैनल अपने कर्मचारियों की नस्ली संरचना का खुलासा करने के लिए डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन रिपोर्ट प्रकाशित करते आ रहे हैं। इसके जरिए वो पारदर्शी तरीके से अपने न्यूज़ रूम में अपने देश की सामाजिक विविधता को स्थान देने की कोशिश करते हैं। एक जिम्मेदार, जागरूक और जवाबदेह संस्था के तौर पर अमेरिका के अखबारों और टीवी चैनलों ने यह जिम्मेदारी स्वतः अपने ऊपर ओढ़ी है। ऐसा करने का कोई कानूनी या संवैधानिक बाध्यता नहीं है। आपको बता दें कि हम डीएनए का डीएनए में बेहद रिसर्च के आधार पर खबरें आपके सामने लाते हैं, तो ऐसी ही एक रिसर्च पर आधारित रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स की 2019 की डाइवर्सिटी रिपोर्ट अब उपलब्ध है। इसके मुताबिक उनके न्यूज़ रूम में 32% स्टाफ नॉन वाइट है, यानी जो गोरे नहीं हैं। इसमें एशियाई मूल के, एफ्रो अमेरिकी, ब्लैक, लैटिन अमेरिकी आदि शामिल हैं। इसमें भी 21% स्टाफ लीडरशिप पोजीशन में है। इतना ही नहीं, 2019 में हुई कुल नियुक्तियों में 43% नियुक्तियां गैर गोरे लोगों की हुई, यानी आने वाले समय में यह आंकड़ा और सुधरेगा। इसके बरक्स अगर आप भारत के किसी न्यूज़ रूम को रख लीजिए, यह महान संस्कारी नैतिक देश है, लेकिन यहाँ के न्यूज़ रूम में अभी उस संस्कार और नैतिकता का पहुँचना बाकी है। इसलिए वो अपने न्यूज़ रूम की जातीय धार्मिक संरचना उजागर करने से बचते हैं। भारत में धार्मिक विविधता के साथ ही जातीय और सामुदायिक विविधता अमेरिका से कहीं ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के न्यूज़ रूम में जाति विशेष, धर्म विशेष के हरकारों की भीड़ मिलेगी। हमारी यानी न्यूज़ लॉन्ड्री और ऑक्सफैम की एक साझा रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर न्यूज़ रूम में 80 से 90% के बीच सवर्णों का बोलबाला है। लीडरशिप पोजीशन में मामला बिगड़कर 95 से 99% तक गिर जाता है। इन सवालों पर अभी तक भारतीय मीडिया ने सोचना शुरू भी नहीं किया है। इसलिए सुधीर चौधरी जब न्यूयॉर्क टाइम्स के सिर्फ 33% का जिक्र करते हैं तो उनकी जुबान लटपटा जाती है।
डीएनए का डीएनए में इसी तरह के रिसर्च पर आधारित अभी बहुत कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं, वो भी बिना विज्ञापन, बिना ब्रेक के। तो हमारे साथ बने रहिए। तिहाड़ शिरोमणि ने एक मार्के की बात कही। न्यूयॉर्क टाइम्स समेत पश्चिमी देशों के मीडिया और पब्लिशिंग हाउस को विज्ञापन के लिए ये बहुत पैसा देता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2016 से 2020 के बीच 4 साल में चाइना डेली ने अमेरिका के अखबारों को $19 मिलियन यानी 148 करोड़ रुपए दिए, जबकि सच यह है कि अखबार पिछले 8 वर्षों से हर सप्ताह अपने अखबार के साथ चाइना वॉच नाम से 8 पन्नों का एक छोटा सप्लीमेंट अलग से छापता है, जिसमें चाइना की तारीफ लिखी होती है। अब चाइना की तारीफ क्यों लिखी जाती है, उसके पीछे का राज हमने आपको बता दिया। वैसे अमेरिकी मीडिया संस्थानों में चाइनीज निवेश के कसीदे गढ़ने वाले सुधीर जी ये शायद भूल रहे हैं कि उन्हीं के हुजूर आका यानी जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने अपना बंबई वाला घर चाइनीज कॉन्सुलेट को किराए पर दे रखा है। इतना ही नहीं, OFI ग्लोबल चाइना नामक एक फंड ने भी जी न्यूज में भारी निवेश किया है। वाह सुधीर जी वाह। ये पत्रकारिता की एक बड़ी बीमारी है, लेकिन इससे पहले इस बीमारी को थोड़ा और जान लीजिए। आपके जो सवाल होंगे, हमारा हैशटैग है रामदेव ऑन जी। अब जी न्यूज ऐसा क्यों करता है, उसका राज मैं आपको बता देता हूँ। विज्ञापन चाहे जी न्यूज ले या न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर वाशिंगटन पोस्ट, यह विज्ञापन का पैसा ही पत्रकारिता की मौजूदा बदहाली की जड़ है। न्यूज लॉन्ड्री के जरिए हमारा प्रयास एक विज्ञापन मुक्त मीडिया खड़ा करना है, ताकि खबरों पर, पत्रकारिता पर सरकार या फिर कॉरपोरेट के हितों का दबाव न पड़े। इसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना है। अपने सिगरेट, बियर या फिर एक कॉफ़ी की कीमत न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्रिप्शन में लगाना है। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके प्रति जवाबदेह रहेंगे। यही लक्ष्य है न्यूज़ लॉन्ड्री का। इसीलिए हम कहते हैं, आपके खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। ये तो हुई बात माल की, लेकिन डीएनए का डीएनए में काम की बात अभी जारी है, क्योंकि तिहाड़ शिरोमणि के चुटकुले हम सब के ऊपर तारी हैं। तमाम घोघा बसंतों की तरह हमारे तिहाड़ शिरोमणि भी उसी अदृश्य शक्ति के हाथों की कठपुतली हैं, जो अपने इशारे पर इन्हें मन माफिक नचाती रहती है। तो इस बार का इशारा है न्यूयॉर्क टाइम्स निशाना है, वरना हमने वो दौर भी देखा जब इसी न्यूयॉर्क टाइम्स पर सुधीर जी का दिल बल्लियों उछलता था। अब सवाल यह है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के ओपिनियन पेज में ऐसा क्या लिखा था जो पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ, और आज इसी को डिकोड करना जरूरी है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो सुधीर जी अंग्रेजी में न्यूयॉर्क टाइम्स और प्रेस की आज़ादी का झंडा उठाते रहे हैं। Pakistan censoring Mohammad Hanif's New York Times article criticizing its army is a joke on freedom of press. देखा आपने, इतनी अच्छी अंग्रेजी में प्रेस फ्रीडम का झंडा कितना फर्र फर्र फहराता है। सोचिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितना बड़ा नगीना गंवा दिया, जबकि सुधीर जी के अंदर वो सारी योग्यताएं मौजूद थी। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। कही जा रही थी बात है कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट NDTV इंडिया से है। यह कहानी बशीर अहमद बाबा की है। बशीर अहमद को गुजरात की पुलिस ने UAPA के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने में जिंदगी के 11 साल गुजर गए। जेल में बिताए गए 11 साल किसी जख्म की तरह उन्हें टीस देते हैं। जवानी जेल में गुजर गई। यह सत्ता के बेईमान और न्याय के बेईमानी हो जाने की कहानी है। 12 साल पहले ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा 12 साल पहले का फोटोग्राफ है। ये मैं 12 साल पहले था। तो जब मैं अरेस्ट हुआ अहमदाबाद में, तो उसके बाद में मुझे जेल में शिफ्ट किया गया। इन 12 सालों में घर के अंदर कितने उतार चढ़ाव आ गए, इसके बारे में मुझे ख़ास इल्म नहीं है, मगर फिर भी ख़त व किताबत के ज़रिए से घर वालों का जो भी प्रॉब्लम होती थी, घर वालों के जो भी मसाइल होते थे, वो मुझे जानकारी देते थे ख़त व किताबत के ज़रिए से। बहरहाल वो एक ऐसा लम्हा था कि शायद मैं ज़िंदगी भर में वो भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि एक घर के एक बड़े सदस्य की हैसियत से, घर के एक बड़े लड़के की हैसियत से मेरा अपने फादर के जनाजे में, अपने फादर के आखिरी लम्हात में मेरा एब्सेंट होना वो बहुत ही दुखदायक है।
अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। हमारे एनएल रिसेस का इंतज़ार कीजिए, एक से एक शख्सियतें इसमें आने वाली हैं, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को समय रहते सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।